नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पर न सिर्फ सनसनीखेज आरोप लगाया है बल्कि रामविलास पासवान की मौत को एक साजिश तक करार दिया है। दानिश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रामविलास पासवान की मौत की जांच कराने को कहा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग तक की है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पासवान बड़े नेता थे और ऐसे में उनका मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर सवाल खड़े किए हैं। रिजवान ने कहा कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर चिराग पासवान रामविलास पासवान से जुड़ी कौन सी जानकारी छिपा रहे हैं। तो ये सनसनीखेज आरोप लगाया गया है दानिश रिजवान की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है और न्यायिक जांच की मांग की गई है कि रामविलास पासवान की मौत आखिर कैसे हुई, इसकी न्यायिक जांच की जाए। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पर न सिर्फ ये सनसनीखेज आरोप लगाया है बल्कि रामविलास पासवान की मौत को एक साजिश तक करार दिया है। दानिश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रामविलास पासवान की मौत की जांच कराने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले खुद जीतन राम मांझी भी रामविलास पासवान की मौत पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा राजनेता चला जाता है तो उसका मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जाता है। एक साजिश करारी जा रही है यहाँ पर। जिस तरह से अभी चुनावों का माहौल चल रहा है बिहार में और लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, इस बीच ये बड़ा खुलासा या यूं कहें कि बड़ा आरोप लगाया जा रहा है दानिश रिजवान की तरफ से। रामविलास की मौत के पीछे साजिश बताई जा रही है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस खबर पर सीधी जानकारी के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे मिथिलेश। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि आखिर रामविलास पासवान की मौत कैसे हुई, इसकी न्यायिक जांच कीजिए। देखिए, ये बिहार विधानसभा चुनाव का लेकर के जिस तरीके से सियासी की राजनीति है उसके तहत में ये सारे खेल खेली जा रही है। अब जहां पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक तरीके से रामविलास पासवान की मौत पर गहरी साजिश रचने की बात कही जा रही है या मौत कैसे हुई उस पर जो प्रश्न चिन्ह उन्होंने उठाया है उसको लेकर के कई सवाल भी बचे हुए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल ये है कि रामविलास पासवान की मौत, खास करके जब चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके भी कहा था कि इनकी मौत जो हुई थी वे सीधे उनकी अस्पताल में मौत हुई थी और जिस तरीके से इलाज चलना चाहिए था वो तमाम इलाजें उन पर की गई थी। तो इन तमाम जो मामले थे वो सारे मामले पर विराम देते हुए स्पष्ट रूप से पूर्व में ये बातें चल चुका था। लेकिन अब जो कि आज सीधे तौर पर कह सकते हैं कि द्वितीय चरण की जो चुनाव है उस चुनाव में ध्यान आकर्षित करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस तरह का बयान देकर के निश्चित तौर पर एक कोलाहल मचा दिया है। जी बिल्कुल मिथिलेश, तो ये अचानक से रामविलास पासवान की मौत की बात कैसे उठ रही है? आखिर क्यों लग रहा है हमको कि कोई ना कोई साजिश है रामविलास पासवान की मौत के पीछे? देखिए, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पारिवारिक मामला रहा है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने उनको इलाज में किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरते होंगे और एक पिता और पुत्र के धर्म को लेकर के अगर बातें करें तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो कार्य करने चाहिए था इलाज में वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से किया। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने सीधे उस समय भी कहा था कि अगर किसी को मामले को जानकारी लेनी है तो सीधे तौर पर अस्पताल में जाकर के वो पूरी मामले को ले सकता है। लेकिन अभी द्वितीय चरण की जो चुनाव है उस सियासी समर में अपने ध्यान को आकर्षित कराने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता ने ये बातें कह करके निश्चित तौर पे अपने पार्टी की तरफ रुझान करने का प्रयास किया है। या सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वो बीजेपी और या राजद की तरफ से एक तरीके से हमला भी बोला गया है। जी तो ये हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी तरफ से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद की पार्टी की किरकिरी कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है उसके बाद से चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है हम और किरकिरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चिराग पासवान ने भी जहां करारा हमला बोला वहीं अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस मामले पर निशाना साध रहे हैं हम पार्टी पर। देखिए, मौत के बाद जो सियासी राजनीति खेली जा रही है अपने आप में घिनौनी बातें हैं।
रामविलास पासवान की मौत हो गई, दिवंगत हो चुके हैं, उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि देनी चाहिए था, लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर न बातें कर करके सियासी राजनीति में उनकी बातों को रखना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी द्वितीय चरण की मामला है, द्वितीय चरण में अपने ध्यान आकर्षित कराने के लिए भले ही मामले किरकिरी का ही क्यों ना हो जाए, निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इनके बयान के बाद में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सीधे तौर पर कह रहे कि छिछोरेपन है, ये शब्द अभी दिवंगत आत्मा के प्रति जिस तरीके की बातें कही जा रही, ये बातें अवांछनीय है, नहीं करनी चाहिए था। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पर न सिर्फ सनसनीखेज आरोप लगाया है बल्कि रामविलास पासवान की मौत को एक साजिश तक करार दिया है। दानिश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रामविलास पासवान की मौत की जांच कराने के लिए कहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साजिश पर गुस्साई मायावती ने कहा कि वह एसपी को हराने के लिए बीजेपी को भी सपोर्ट करने से नहीं हिचकेंगी। तब से सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि कहीं मायावती आगामी चुनावों में बीजेपी के साथ अलायंस का मन तो नहीं बना रही हैं। हालांकि अब बीएसपी चीफ ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि बीएसपी कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यूपी में विधानसभा की 7 सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान से एक दिन पहले मायावती ने बीजेपी के साथ मिले होने के आरोपों पर सफाई दी। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी की विचारधारा के विपरीत है और भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश में लगी है और गलत ढंग से प्रचार किया जा रहा है ताकि मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से अलग हो जाएं। बीएसपी सांप्रदायिक पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकती। हमारी विचारधारा सर्वजन धर्म की है और बीजेपी की विपरीत विचारधारा है। तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साजिश पर गुस्साई मायावती ने कहा कि वह एसपी को हराने के लिए बीजेपी का भी सपोर्ट करने से नहीं हिचकेंगी। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में? क्या ऐसे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है, ये सही होते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि आज जब उनकी बात सुने तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा सीट में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अड़ंगा डाला था कि गौतम जो बसपा की तरफ से प्रत्याशी हैं वो ना राज्यसभा पहुंच पाए, उसको लेकर के मायावती ने साफ तौर पर उस दिन बयान दिया था कि अगर समाज यूपी में जरूरत पड़ी तो बीजेपी का साथ देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के निशाने पर मायावती आ गई थी। कांग्रेस ने बसपा को बीजेपी की अघोषित पार्टी कह दिया था और इसके साथ ही स्पोक पर्सन होने का आरोप लग रहा था कि बीजेपी की स्पोक पर्सन है, बीजेपी की भाषा बोलती है। लेकिन आज जिस तरीके से मायावती मीडिया के सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जरूरत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार रहे, अच्छा सुशासन रहे, प्रदेश का विकास हो, उसके लिए वो किसी भी पार्टी का साथ देंगी। हालांकि खुल करके उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी का साथ देंगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ऐसा कहने का उनका ना कोई मकसद था, ना उन्होंने ऐसा कहा था कि वो बीजेपी का ही साथ देंगी। जी बिल्कुल, लेकिन जो सियासी समीकरण है वो क्या कुछ कह रहे हैं? राज्यसभा की सीटों का जिस तरह से वितरण हुआ है उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या वाकई में मायावती की नजदीकियां बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए पल्लवी, एक बात तो माननी होगी कि अगर राज्यसभा कोई एक व्यक्ति जा रहा है बसपा से तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की दया पर जा रहा है। ऐसे में जो आगे के सिग्नल है वो पूरी तरीके से ग्रीन है। और अगर 2022 में बसपा सीधे तौर पर अगर भाजपा के साथ गठबंधन में आती है तो इसमें अचरज वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से संबंध दोनों पार्टियों में दिख रहे हैं, जिस तरीके के मधुर रिश्ते दिख रहे हैं, सीधे तौर पर बीएसपी को भी जरूरत है, क्योंकि बीएसपी के पास भी विधायकों की जो संख्या है वो काफी कम हो गई है। अगर पिछले 2 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, तब के विधायकों की संख्या देखें और अब के विधायकों की संख्या देखें तो बीएसपी के पास मात्र 18 विधायक हैं, जिसमें से 7 को पार्टी से नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन करके प्रस्ताव दूसरे दिन अपना वापस लिया था। ऐसे में 11 विधायक केवल शेष बचते हैं बसपा के पास में। और अब 2022 के जो चुनाव है उसमें ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है और बसपा को अपनी राजनीतिक रणभूमि तैयार करनी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी बीजेपी का सपोर्ट करेगी। जाहिर तौर पर इस बात को सपा भी अच्छे से समझ रही है और कांग्रेस भी इस बात
बात को बेहतर समझ रहेगी। दूसरी बात है कि कांग्रेस बीएसपी के जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रही है, और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक जो कभी मायावती के हुआ करते थे, जिन्हें पेट वोट बैंक कहा जाता था, वो खिसक करके कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ सपा में चले गए और कुछ कांग्रेस में चले गए। अब उन्हीं दलित वोट बैंकों का जनाधार फिर से मायावती को एकत्र करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं मायावती बीजेपी के साथ 2022 में आ सकती हैं। जी बिल्कुल पुनीत, तो फिर ऐसा माना जाए कि जो उन्होंने आज बयान दिया है कि मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगी, उसे बस यही देखा जाएगा कि वो अभी से जो है अपनी सियासी खोई हुई जमीन को जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। वो नहीं चाहती कि अभी से समर्थन देने की बात कह के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके हाथों से निकल जाए, क्योंकि ये तो साफ है कि जातिगत राजनीति बहुत होती है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अगर बसपा अभी से ये क्लियर कर देगी कि हम बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आसानी से खिसक जाएगा बसपा का। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से मायावती राजनीतिक रणभूमि अपनी तैयार कर रही हैं और जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनको नाराज नहीं करना चाहती हैं, ऐसे में अभी वो कोई ऐलान नहीं करना चाहती हैं कि वो बीजेपी के साथ जा रही हैं, क्योंकि ऐसे में अल्पसंख्यक वोट खिसक करके कहीं ना कहीं कांग्रेस में या सपा में चला जाएगा और इसका सीधा सा लाभ कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को होगा। इसलिए मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि 2022 में वो यानी कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक बात तय है कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार सरकार बनाने में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल इत्यादि का सहयोग लिया था, तो अगर जरूरत पड़ी तो बीएसपी भी समर्थन देने में कहीं से पीछे नहीं हटेगी। इस बात के ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं और अब का जो 2022 का जो चुनाव है वो काफी रोचक होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ तैयार कर रही है और खोई हुई सत्ता जो वर्षों पहले खो दी थी उसे वापस पाना चाहती प्रियंका गांधी पूरी तरीके से फोकस कर रही है यूपी पे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, योगी सरकार सत्ता में ही है और अब मायावती कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अपनी खोई हुई राजनीतिक पृष्ठभूमि वापस पाना चाहती हैं और इसके लिए वो बीजेपी के साथ जाने को भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, और अभी लग क्या कुछ रहा है सियासी समीकरण अगर हम देखें और सियासत पर उत्तर प्रदेश की नजर डालें, तो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में क्या बसपा कहीं स्टैंड कर रही है? क्योंकि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने कांग्रेस को एक्टिव होते हुए देखा है, कहीं ना कहीं बसपा काफी पिछड़ती जा रही है प्रदेश में। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि बीएसपी या बीजेपी का साथ कितना ज्यादा आगे तक रहेगा, देखने वाली बात होगी। सन 1997 में दूसरी बार भाजपा के साथ गठबंधन करके मायावती सीएम बनी थी। तब यह तय हुआ था कि 6 महीने मायावती और 6 महीने कल्याण सिंह सीएम रहेंगे, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाया था। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी का नाम बीजेपी के साथ जुड़ रहा था, बसपा सुप्रीमो ने सफाई दी है कि सपा को हराने के लिए भाजपा का भी साथ देना पड़ा तो देंगे। इस तरीके के बयान के बाद जब वो एक बार चर्चा में आ गई थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन कभी भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगी। कहने की बातें अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से बसपा अपनी पृष्ठभूमि खो रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि खो रही है, कहीं ना कहीं बसपा को अन्य पार्टियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी की तरफ से जो एक राज्यसभा मेंबर अगर हम कहें कि बीजेपी की दया पर मिला है, तो सीधे तौर पर इसका कितना लाभ 2022 में बसपा या भाजपा को होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल पुनीत, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो आपको ये हम जानकारी दे दें कि मायावती ने ये साफ कर दिया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। हालांकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने को कुछ और ही होते हैं। ऐसे में उनके इस बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। हालांकि अब ये सियासी गलियारों में चर्चा होने ही लगी है कि कहीं मायावती आगामी चुनावों में बीजेपी के साथ अलायंस का तो मन नहीं बना रही है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नजवाल हमारे पार्टी नेता राया निवासी, मैं ALB न्यूज़ चैनल के माध्यम से दीपावली रामनवमी की शुभकामना लेता हूँ एवं महामारी कोरोना बीमारी की बचे जब तक दवाई नहीं, जब तक ढलाई नहीं, एवं आप मेरा यही अपील है कि आप मास्क पहने बयान बनी। निशान चौहान, राजपूत हिंदू मुस्लिम एकता मंच से राष्ट्रीय महामंत्री, अपने सभी देशवासियों को नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज और ईद मिलाप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान दशहरा वाली से यही दुआ करते हैं कि राजपूत समाज हमेशा इसी तरीके से तरक्की करे। जय भवानी, जय राजपूताना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों से रूबरू करवाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है। राज्यसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी पहली बार राज्यसभा में सबसे बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा से राम गोपाल यादव और बसपा से रामजीत गौतम भी उच्च सदन पहुंच गए हैं। 25 नवंबर को राज्यसभा के 10 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के पास कुल 92 सीटें हो जाएंगी। राज्यसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 38 सीटें बचेंगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए जो भी प्रत्याशी थे, भाजपा के 8, सपा का 1 और बसपा के 1, वो निर्विरोध चुने गए हैं। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे बजाज, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। तमाम उसमें कमियां थी, लेकिन उसको लेकर के वो कोर्ट गए थे, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली है। और अब जो ये प्रत्याशी हैं, भाजपा के 8, समाजवादी पार्टी के से राम गोपाल यादव और बसपा से रामजी गौतम, ये कहीं ना कहीं राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी का दबदबा बढ़ेगा और कांग्रेस के पास मात्र 38 सीटें रह जाएंगी राज्यसभा में। हालांकि सीधे तौर पर जिस तरीके से बसपा को 1 सीट मिली है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने, अगर ये हम कहते हैं कि 1 सीट बसपा के लिए ही छोड़ी तो ये कहना गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने इसमें अड़ंगा डालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा अपनी 1 सीट बचाने में सफल साबित हुई है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब बीजेपी के पास कुल 92 सीट हो जाएंगी। बेहतर स्थिति में अब बीजेपी राज्यसभा में यहाँ पर लग रहा है कि सही स्थिति में पहुंच रही है। पुनीत, देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा में लगातार बीजेपी के जो सदस्य हैं उनकी बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं जो भी बिल आते हैं उनको पास कराने में, क्योंकि बिल ज्यादातर राज्यसभा में रुकते थे, अब उनको पास कराने में बीजेपी को आसानी होगी क्योंकि बीजेपी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और अगर हम बात करते हैं बीएसपी की, तो उनके 1 सदस्य पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके के मधुर संबंध, मधुर रिश्ते दिख रहे हैं बीएसपी और बीजेपी में, जाहिर तौर पर बीजेपी ने 1 सीट बसपा के लिए ही छोड़ी थी। और अगर हम कहें कि बीजेपी की दया पर 1 सीट बीएसपी को मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। रामजी गौतम बीएसपी से राज्यसभा सांसद होंगे, राम गोपाल सपा से राज्यसभा सांसद होंगे और बीजेपी के 8 यूपी से ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जो बीजेपी का दामन थाम के राज्यसभा पहुंचे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, लगातार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। पहली बार राज्यसभा में बेहतर स्थिति में बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। सारे जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं।
चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यात्री सुविधाओं में अपनी खास पहचान रखने वाला लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज से निजी हाथों में 50 सालों के लिए चला गया। अब इस एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह करेगा। बता दें कि अडानी समूह के अधिकारी एयरपोर्ट के प्रबंधन, विकास और वित्तीय मामलों के सभी फैसले लेंगे। वहीं निजी हाथों में एयरपोर्ट की कमान देने से पहले शनिवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने लखनऊ पहुंचकर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का जायजा लिया था। उसके बाद ही एयरपोर्ट की कमान अडानी समूह को आज सौंपी गई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह 3 साल तक एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर करेगा, जिसमें एयरपोर्ट निदेशक को छोड़कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 124 एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव अधिकारी और कर्मचारी पहले की तरह ही काम करते रहेंगे, लेकिन निर्देशन अडानी ग्रुप के अधिकारियों का रहेगा। बता दें कि एक तरह से संयुक्त प्रबंधन का समझौता है जो 1 साल तक चलेगा। इसके बाद 2 साल के लिए यही कर्मचारी डीम्ड डेपुटेशन पर अडानी ग्रुप के लिए काम करेंगे। खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता पुनीत मोहन का। पुनीत, अडानी के हाथ में चला गया है, अडानी ग्रुप के हाथों में चला गया है लखनऊ का एयरपोर्ट, अब क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, लखनऊ का फेमस चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप का हो गया है। आज से अडानी ग्रुप ने कमान संभाल ली है। हालांकि अभी 3 साल तक एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर के अडानी ग्रुप काम करेगा, लेकिन प्रबंधन, वित्तीय मामलों के फैसले अडानी ग्रुप लेगा। 160 से अधिक विमानों का संचालन होता है यहाँ पर और 1 साल में लगभग 55 लाख यात्री सफर करते हैं। प्रबंधन को और भी बेहतर बनाने के लिए, सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए अडानी ग्रुप को 50 साल की लीज पर यह दिया गया है। हालांकि 3 साल तक अभी जो भी फैसले रहेंगे उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहीं ना कहीं राय मशवरा जरूरी होगा, लेकिन वित्तीय मामलों के फैसले और प्रबंधन के फैसले पूरा समूह करेगा। अडानी ग्रुप अब इसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुका है और दावा किया जा रहा है कि जो सुविधाएं हैं वो और भी बेहतर होंगी और विश्व स्तरीय सुविधाएं अब लखनऊ एयरपोर्ट को मिलेंगी। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे पुनीत कि आखिर जरूरत क्या आन पड़ी थी कि ये प्राइवेट हाथों में दिया गया है जो एयरपोर्ट है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने निशाना साधा है, तो जरूरत क्या कुछ महसूस हो रही थी? आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? देखिए, इसके पीछे जो सरकार का तर्क है, सरकार का साफ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, लगभग 55 लाख यात्री सालाना यहाँ से सफर करते हैं, लेकिन एक पहचान नहीं मिल पा रही थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, प्रबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। अब सुविधाओं को और प्रबंध सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अडानी ग्रुप को टेक ओवर किया, अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया है। 3 साल तक की अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के काम करेंगे, फिर आगे का फैसला, हालांकि अभी से ही वित्तीय मामलों का फैसला, प्रबंधन का फैसला पूरे समूह का होगा, लेकिन अडानी ग्रुप इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेगा और 3 साल तक ये एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ चलेगा। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से अडानी एयरपोर्ट ने आज टेक ओवर किया है एयरपोर्ट को और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, अब देखना होगा कि आखिर अडानी ग्रुप इस एयरपोर्ट को कितना विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करता है। हालांकि इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है और साफ तौर पर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि देश का निजीकरण किया जा रहा है, देश में ज्यादातर एयरपोर्ट, रेलवे, सबका निजीकरण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के भी नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं निजीकरण का एक और उदाहरण पेश है कि लखनऊ का जो एयरपोर्ट था वो अब अडानी ग्रुप का हो गया है। जी बिल्कुल, क्या आईजीआई की तर्ज पर अब इसे विकसित करने का सोच रहा है अडानी ग्रुप? जिस तरह से आईजीआई में पिक एंड ड्रॉप की फ्री सेवा है और इसके अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं वहां पर हैं, तो क्या उसी की तर्ज पर इसका भी विस्तार होगा? देखिए, सीधे तौर पर अडानी ग्रुप के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने देश में अन्य एयरपोर्ट टेक ओवर किए और उनमें बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। लखनऊ में पिक एंड ड्रॉप की जो सुविधा थी, अमूमन ठेकेदारों से जो यात्री ड्रॉप करने जाते थे, यात्रियों को जो परिजन रहते थे, उनसे झगड़े की बातें सामने आती थी। कई बार ऐसे मामले हुए हैं कि थाना पुलिस तक हुआ है, लेकिन अब इस तरीके की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रबंधन सेवाएं जो है बेहतर होंगी और पिक ड्रॉप को लेकर के एक बेहतर फैसिलिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही कई कमियां थी एयरपोर्ट में जिनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जी और क्या फिलहाल किसी तरह का कोई सुविधा शुल्क बढ़ाया जा रहा है पुनीत? सुविधा शुल्क में क्या अभी किसी तरह की बढ़ोतरी या फिर कुछ कमी होगी या एज इट इज रहने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके का पार्किंग स्टैंड यहाँ था और जो अन्य टेंडर थे वो सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि आज पहला दिन था, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं इसके चार्जेस ओपन करेगा और कितने मिनट का फ्री पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है ये अडानी ग्रुप फैसला लेगा। लेकिन सुविधाओं को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का अडानी ग्रुप दावा कर रहा है। जी और सुरक्षा व्यवस्था अभी किसके हाथ में रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था की कमान कौन संभालने वाला है? पहले की तरफ केंद्र की तरफ से ही सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी या फिर उसे भी ये प्राइवेट हाथों में जाने का लग रहा है?
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था अभी सीआईएसएफ के हाथ में ही रहेगी और एडीसी जिस तरीके से विमानों का संचालन देखता है वही देखेगा। 3 साल तक की एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ अडानी ग्रुप मिलकर के काम करेगा। 50 साल के लिए लीज पर अडानी ग्रुप को दिया गया है, लेकिन प्रबंध और वित्तीय मामलों को लेकर के अब अडानी ग्रुप स्वतंत्र है, वो फैसले लेगा। एयरपोर्ट पे जो सुविधाएं बढ़ानी है, प्रबंध में जो बदलाव करने हैं, वो अडानी ग्रुप के अधिकारी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आज से लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वो अडानी ग्रुप के हाथों में जा चुका है और अब मिलकर 3 साल तक जो एयरपोर्ट प्रशासन और अडानी ग्रुप है मिलकर इस एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि अब इस मसले पर राजनीति कितनी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हमारे पार्टी नेता राया नवाज़ी, मैं ARB न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवासियों को दीपावली रामनवमी की शुभकामना देता हूँ एवं महामारी कोरोना बीमारी की बचे हैं, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढलाई नहीं, एवं आप मेरा यही अपील है कि आप मास्क पहने, बयान मंत्री निशान चौहान, राजपूत हिंदू मुस्लिम एकता मंच से राष्ट्रीय महामंत्री, अपने सभी देशवासियों को नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज और ईद मिलाप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान दशहरा वाली से यही दुआ करते हैं कि राजपूत समाज हमेशा इसी तरीके से तरक्की करे। जय भवानी, जय राजपूत। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता तोमर के बाद रेवाड़ी की निकिता भी लव जिहाद का शिकार हो गई है। फाजिल्का का रहने वाला मुस्लिम युवक रेवाड़ी के गांव बाजदुधा में युवती के किसी परिषद के यहां जेसीबी ऑपरेटर का काम करता था। मुस्लिम युवक का युवती के घर भी आना जाना था, जिसके चलते दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी, जिसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। उसके बाद मुस्लिम युवक और युवती गाँव से परिजनों को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं युवती की मां ने तमाम आरोप फिलहाल लड़के पर लगाए हैं। वहीं रेवाड़ी पुलिस ने युवती के पिता सुरेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा 2 टीमें बनाई गई हैं। बासदुदा गांव की एक लड़की चली गई, उस पर हमने FIR दर्ज की थी। उसी दिन जब मेरे परिवार ने हमारे को सूचना दी, हमने FIR दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की। हमने उस तलाश में हमने 2 टीमें गठित कर रखी है। एक टीम अपने हरियाणा में काम कर रही थी, एक हमें उसका कुछ बाहर पता लगा, दूसरी टीम वहाँ गई हुई है। हम उसको जल्द ही गिरफ्त में ले लेंगे। तो क्या कुछ करता था लड़का, कहाँ का लड़का? लड़का ये फाजिल्का का रहने वाला है और ये यहाँ पे किसी की जेसीबी चलाता था और अक्सर उनके घर आता जाता था। तो उस बात को लेके उनकी कोई घर वालों को डाउट हुआ और घर वालों ने
उस पर निगरानी शुरू की तो पहले लड़का चला गया था। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए निकिता तोमर का जो केस है वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और रेवाड़ी से अब नया मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी लव जिहाद का एक केस है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले पर? जिस तरह से रेवाड़ी में इस तरह का मामला लव जिहाद का सामने आया है, पूरे हरियाणा में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में आक्रोश है और अब गृह मंत्री अनिल विज ने इस पे बड़ा बयान दिया है कि अब यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी लव जिहाद से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बनाया जाएगा। तो लोगों में इस बात को लेकर संतुष्टि है कि जो मांग करते आ रहे थे कि जो हरियाणा की बेटियां हैं लगातार लव जिहाद का शिकार हो रही है और कोई सख्त कानून नहीं बन पा रहा है जो लव जिहाद को अंजाम देने वालों के खिलाफ एक नजीर बन सके उनके लिए। तो ऐसे में थोड़ी राहत जरूर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो लव जिहाद के मामले हैं इस पर अंकुश कब लगेगा और कब जो हमारी बेटियां हैं वो इनके शिकार होने से बचेंगी। तमाम तरह की, हालांकि लव जिहाद के मामले पर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई, लेकिन कहीं ना कहीं सबका जो मकसद है वो यही था कि लव जिहाद पर हरियाणा सरकार सख्त हो और सख्त कानून लाया जाए ताकि ऐसे इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले जो लोग हैं उनके मन में डर बैठ सके और जो इस तरह की निकिता हत्याकांड या रेवाड़ी का मामला हो, इस तरह के जो मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा सके। जी पल्लवी, रेवाड़ी के मामले की अगर हम बात करें पूजा, तो वहां पर तो आपसी सहमति से दोनों युवक युवती जो हैं गांव से फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या इस मामले को वाकई में लव जिहाद से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि परिजनों की अगर हम बाइट सुने या फिर वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, उनका यही कहना है कि दोनों गाँव से फरार हुए हैं, दोनों साथ में भागे हैं। तो क्या वाकई में ये लव जिहाद का मामला नजर आ रहा है? देखिए, दोनों की रजामंदी थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। जैसा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, तो यह खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है कि आखिर मामला क्या है, पीछे जो है इसको लव जिहाद का मामला है या फिर आपसी सहमति का है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है इस तरह के मामलों में। यही कारण है कि तुरंत इस मामले में एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए गए गृह मंत्री अनिल विज ने और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के साथ साथ सख्त कदम उठाए जाएंगे और लव जिहाद से सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। तो क्या कुछ तैयारियां भी सरकार की तरफ से चल रही हैं? क्या ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है या तमाम जो कानून बनाने के लिए प्रक्रिया होती है, क्या वो प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है? देखिए, गृह मंत्री ने अभी इस पर बयान जारी किया है और उसके बाद जो तमाम संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और पूरा ड्राफ्ट अभी तैयार किया जाएगा। उसके बाद इस ड्राफ्ट को जो है कानून के तौर पर लाया जाएगा सबकी सहमति के बाद। तो हालांकि एक बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी रजामंदी सरकार ने दी है कि हम इस पर लव जिहाद पर सख्त कानून बनाएंगे ताकि लोगों के लिए नजीर पेश हो सके। लेकिन समय लगता है चीजों में, क्योंकि बड़ी कानूनी प्रक्रिया होती है, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो समय लग सकता है। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह से सरकार ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद के मामले में कड़ा कानून बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये इस कानून को अमली जामा पहनाया जा सकता है और तमाम तैयारियां इसको लेकर अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि सरकार को कितना साथ विपक्ष का मिलेगा। क्या विपक्ष इस बात में राजी होगा कि ठीक है आप लव जिहाद को लेकर कानून बनाइए? देखिए, बातें कही काफी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के सामने जब कोई चीज आती है या इस तरह का कानून आता है या इस तरह का विधेयक पेश किया जाता है तो हंगामा होता ही है। ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या विपक्ष चाहता है कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बने? देखिए, एक तरफ निकिता हत्याकांड हुआ या रेवाड़ी का मामला हुआ तो लगातार जो विपक्ष है वो हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और जो लव जिहाद के मामले हरियाणा में बढ़ रहे हैं उन पर क्वेश्चन मार्क सरकार पर उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जब हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि लव जिहाद के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो ऐसे में यदि विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उन लोगों के गुस्से का तो जरूर सामना करना पड़ सकता है जिनके लिए आज वो निकिता जैसे परिजन है, उनके लिए न्याय की अपील कर रहे हैं, लव जिहाद पर सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं। तो अपनी सियासत को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को इस मसले पर सरकार का साथ देना ही होगा। बहुत
बहुत शुक्रिया पूजा, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो रेवाड़ी से ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर एक अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का गांव से लेकर फरार हो गया है। इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने टीम गठित कर दी है जो लगातार युवक युवती की तलाश कर रहे हैं। वहीं जो युवती की मां है उसने तमाम आरोप लगाए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि धोखे से झांसा देकर लेकर गया है युवक। देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर कब तक युवक युवती पुलिस की पकड़ में आते हैं। इसके अलावा लव जिहाद को लेकर वैसे ही हरियाणा में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद से ही सरकार की भी चिंता बढ़ गई है और जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मसले पर जल्द से जल्द कानून बनेगा। देखने वाली बात रहेगी कि कब तक कानून को अमली जामा पहनाया जाता है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। एनआईए को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और प्रवक्ता को ईडी की जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर बनाई गई सोनिया नारंग, ये बड़ी और अहम जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सोनिया नारंग कर्नाटक कैडर की 2002 की कैडर थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में 1999 की गोल्ड मेडलिस्ट भी सोनिया बताई जा रही है। सोनिया नारंग को पहली पोस्टिंग कर्नाटक के गुलबर्ग में मिली थी। एनआईए में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और प्रवक्ता को ईडी की जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर बनाई गई सोनिया नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। सोनिया नारंग कर्नाटक कैडर की 2002 बैच की कैडर थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ में बीते दिनों में कोरोना वायरस की संख्या में कमी के बाद यूटी प्रशासन ने कई मामलों में ढील दी है। जहां एक तरफ रविवार से लंबे समय के बाद सुखना लेक को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया, वहीं सोमवार से शहर के सरकारी स्कूलों में भी एसओपी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। 9वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों की कक्षाएं चंडीगढ़ में शुरू हो गई हैं। उधर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पैक द्वारा बीटेक एग्जाम की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 19 नवंबर से बीटेक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा होगी। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन बताएंगे हमें? डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और सैनिटाइजर और बेंच और एक गज में बैठने के बेंच पे। और जी स्कूल काफ़ी समय बाद आया है, किस तरह की फीलिंग है? सर अच्छा लग रहा है सर डाउट के लिए आया सर। अगर देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे ड्यू टू कोविड, आपको लगता है वो करनी चाहिए? यस सर। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे? सर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और सामाजिक दूरी एक बेंच छोड़ के बैठना चाहिए। तो चंडीगढ़ में आज से स्कूल खुल गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। आपको बता दें कि 67% तक मामले चंडीगढ़ में कम हो चुके हैं और इस बीच यूटी प्रशासन ने अब कुछ ढील दी है और इसी के साथ आज से चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल खोले गए हैं। 9th से 12th तक की क्लासेस लग रही हैं। हालांकि जैसा कि हर जगह ये अनिवार्य नहीं है कि आपको स्कूल आना ही है, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी तो उनके जरिए भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में आज 9th से 12th क्लास के स्कूल खोले गए और आज कुछ बच्चे स्कूल पहुंचे भी हैं। बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि लंबे समय के बाद स्कूल आए हैं तो अच्छा लग रहा है। तमाम गाइडलाइंस जो है उनका पालन करना ही होगा छात्रों को और शिक्षकों को, और जो स्कूल प्रबंधक है, स्कूल प्रशासन की जो जिम्मेदारी देख रहे हैं, उनको भी ये तय करना होगा कि तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन होता रहे, संक्रमण फैलने का खतरा ना बढ़े। इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन की ही है। तो ऐसे में बीते दिनों में कोरोना वायरस की संख्या में कमी के बाद यूटी प्रशासन ने कई मामलों में ढील दी है। एक तरफ रविवार से लंबे समय के बाद सुखना लेक को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया, वहीं सोमवार से शहर के सरकारी स्कूलों में भी एसओपी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू करवा दी गई है और आज कई बच्चे स्कूल पहुंचे भी हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं स्कूल प्रबंधन ने पहले से ही की हुई थी और ऐसे में बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं हुई। आज पहला दिन जहां तक जानकारी मिल रही है कि सही सलामत रहा है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था का आलम देखने को नहीं मिला है। इसी तरह की व्यवस्था बनी रहे ये निश्चित करना होगा, ये तय करना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है, स्कूल प्रशासन की है कि किस तरह से व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए। तो चंडीगढ़ में आज से स्कूल खोले गए हैं, सरकारी स्कूलों को खोला गया है। एसओपी को ध्यान में रखते हुए आज से पढ़ाई शुरू
करवा दी गई है। और जैसा कि ये केंद्र की गाइडलाइन भी है कि जो बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता से लिखित में लिखवा कर लाना होगा कि वो अपनी सहमति से बच्चों को स्कूल भेज रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। अगर अभी भी छात्र चाहें तो घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता चाहें और छात्र चाहें तो स्कूल आकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में जो सरकारी स्कूल खोले गए वहां पर बच्चे पहुंचे, छात्र पहुंचे, शिक्षक पहुंचे, पढ़ाई भी हुई है। 9 से 12th क्लास तक के स्कूलों को खोला गया है। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बताएंगे हमें? डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और सैनिटाइज़र और बेंच और एक गज में बैठने के बेंच पे। और जी स्कूल काफ़ी समय बाद आया है, किस तरह की फीलिंग है? सर अच्छा लग रहा है सर डाउट के लिए आया सर। तो अगर देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे ड्यू टू कोविड, आपको लगता है वो करनी चाहिए? यस सर। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे? सर सोशल डिस्टेंसिंग। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ सरकारी स्कूलों में देखने को मिली चंडीगढ़ में? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें जिस तरह से कोविड-19 के बाद अब सरकारी स्कूल जो हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, वहाँ पर शिक्षा जो है वो शुरू होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं वो फिलहाल स्कूलों में आते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनकी शिक्षाएँ जो हैं ऑनलाइन तरीके से ही शुरू होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम अभी भी बात करें तो पेरेंट्स के मन में भय का माहौल अभी भी देखने को मिलता है। कुछ एक क्लास में कह सकते हैं कि 3 से 4 एक बच्चे जो हैं वो ही क्लास के अंदर आकर शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आते हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें, पूरी तरह से स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चे जिस कक्षा रूम में जाते हैं वहाँ पर जिन बेंचों का इस्तेमाल करते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए मास्क डालना जो है वो अनिवार्य किया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें, एक ही सीट के ऊपर बच्चा हर रोज़ बैठेगा और साथ साथ अपने पीने के लिए पानी की व्यवस्था जो वो स्कूलों की तरफ से की गई है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली है कि वहाँ पर हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कुछ टैब इस तरह की हैं जो पैरों से इस्तेमाल होती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह से अगर हम पैरों से इस्तेमाल वाले हैंड सैनिटाइज़र की बात करें तो उसकी मशीनें भी स्कूलों के बाहर लगाई गई हैं। टेम्परेचर बच्चों का चेक किया जाता है। इसके अलावा जो शिक्षक आते हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। यानी पूरी तरह से माहौल जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है ताकि बच्चे कोविड-19 की महामारी से भी बचे रहें और अपनी शिक्षा जो है वो भी स्कूलों में प्रॉपर ढंग से ग्रहण कर सकें। जी बिल्कुल, कोरोना की बात करें तो चंडीगढ़ में अब कोरोना के मामलों में काफ़ी कमी आई है। विनीत, बताया जा रहा है कि 67% तक मामले कम हो गए हैं। ऐसे में ये राहत की बात ही है। और अगर स्कूल खोले जा रहे हैं या तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं तो ये तो अर्थव्यवस्था के लिए तो ठीक है ही, आम लोगों के लिए भी काफ़ी राहत की बात है। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कोरोना का असर जो है वो काफ़ी कम होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो पॉजिटिव केसों की संख्या है वो काफ़ी कम होती नज़र आ रही है। अगर हम आज के ही लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से फ़िलहाल जो आज के आंकड़े प्राप्त हुए हैं 50 या फिर 60 के बीच में आंकड़ा जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी मुकम्मल रिपोर्ट आनी बाकी है क्योंकि कल के आंकड़ों की बात करें 61 केसेस जो हैं वो चंडीगढ़ में पॉजिटिव केसों के दर्ज किए गए थे। यानी पहले जो आंकड़ा तकरीबन 400-500 के करीब जाता हुआ नज़र आता था वो अब 61 तक सीमित होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी पॉजिटिव केसों की संख्या जो है वो कम होती नज़र आ रही है। रिकवरी रेशो जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, जिसके साथ ही जो कह सकते हैं कि शहर की रौनक है वो भी वापस लौटती नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे ही केसेस में कमी आई है तो उसके बाद प्रशासन ने धीरे धीरे पूरे शहर की एक्टिविटियों को खोलना शुरू कर दिया है। जहां पहले आम आवाजाही खोली गई वहीं अब पर्यटक स्थल जो है वो भी चंडीगढ़ के खोले जा रहे हैं। इसके अलावा अभी भी अस्पतालों की बात करें तो उसको लेकर रिव्यू जो है वो लगातार जारी है। अभी भी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनौर की बात करें तो उनकी तरफ से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की गई है जिसमें यह कहा गया है कि दोबारा से अगर इतनी एक्टिविटी ओपन हो रही है, दोबारा से अगर कोरोना अपने पैर पर आने की कोशिश करता है तो ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मास्क डालना जो है उसको अनिवार्य किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर आए। इसके अलावा वेंटिलेटर जो हैं उनको पहले से ज़्यादा संख्या में बढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर हम अस्पतालों की बात करें तो
पीजीआई अस्पताल की बिल्कुल, बात करें, अभी सेक्टर 16 लापरवाही नहीं बरती जा सकती है क्योंकि कोरोना का संकट टला नहीं है, प्रभाव कम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया